चाइना का एक आदत है, आँखें दिखाएगा और दूसरी तरफ से पैरों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से सीखा है कि जब ज़रूरत हो पैरों में पड़ जाओ वरना गर्दन पकड़ लो। अगर हमें कोई बचा सकता है, कोई मार्केट मिल सकती है, कोई परचेज़िंग पावर किसी के पास है, तो भारत के पास है। आया कि अब आपके गधे कुछ यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिसमें सिर्फ़ गधे ही दिए जाते हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब कि आप कभी भी आएँगे तो आपको वहाँ पर गधे ही दिखेंगे आपके कंट्री के, जहाँ पर आप ही के कंट्री के गधे, आप ही के कंट्री के गधों को काट-काट कर बेच रहे हैं और स्पेशली लिखा है वहाँ पर, हलाल वर्ड लिखा था, वो कटवा दिया है क्योंकि यहाँ पर हलाल वर्ड अभी बैन है। वाक़ई में मोदी जी की जो थर्ड टर्म है, वो बहुत खतरनाक, खौफनाक होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर हाँ। ऑलरेडी खौफ है मोदी जी का, उसके कुछ रीज़न्स हैं। मोदी जी बोलते नहीं और जो बोलते नहीं वो करते ज़रूर हैं। हुँ। और योगी जी ने जब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, अगले 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, हम सबको सीधा कर देंगे, बुलडोज़र मेरे सारे तैयार हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई सुनता है और उन्हें मालूम है ये योगी हैं, अभी तो योगी जी ने बोला है, मोदी जी तो बड़ा ही आराम से चलने वाले आदमी हैं, को तो मेडिटेशन के लिए कई बार 2-2 दिन के लिए मौन व्रत भी रख लेते हैं। योगी जी बड़े-बड़ों का मौन रोक खोल चुके हैं और चीखें पूरे भारत में नहीं पाकिस्तान में भी सुनाई देती हैं यूपी से निकलती हुई। अब इसका जो डर है, उसी से आप देख लीजिए खौफ का जो एक जिसको बोलते हैं कि एक मूड है पाकिस्तान के अंदर मोदी जी का, ये डर अच्छा है। आरज़ू जी, ये डर के बिना आप भी बंदे के पुत्र बन नहीं सकते थे। और हामिद भी बोल रहा है कि हम पकड़-पकड़ के लोगों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जानवरों से, अच्छी बात है। लेकिन सर चाइना की बात भी की जा रही थी वहाँ पर और ये भी ख़ैर है कि चाइना भारत के साथ अब टर्म्स बेहतर करने की तरफ जा रहा है। वाक़ई में ऐसी बात है और अगर है तो क्यों? देखिए चाइना का एक आदत है, आँखें दिखाएगा और दूसरी तरफ से पैरों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से सीखा है कि जब ज़रूरत हो पैरों में पड़ जाओ वरना गर्दन पकड़ लो। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर आपने गर्दन पकड़ी हुई थी, अभी पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन डीएनए दोनों का सेम ही है इसलिए वो कहते हैं ना लाइक लाइक्स लाइक जैसा होता है वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं। तो चाइना को भी पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान को भी चाइना अच्छा लगता है। बॉर्डर के ऊपर हमारे उन्होंने अपने J-10, J-20 सारे खड़े कर दिए। पता नहीं क्यों? हम तो कोई युद्ध में जा नहीं रहे, ना ही हमारा कोई इरादा है। जाएँगे तो आपके साथ जाएँगे क्योंकि हमने पीओके लेना है। लेकिन चाइना ने एक तरफ तो आँखें दिखाई हैं, दूसरी तरफ जैसे-जैसे मोदी जी का ये टर्म शुरू होने वाला है 4 जून के बाद, उससे पहले ही इन्होंने ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी। मैं कई फोरम्स में यहाँ पर गया हूँ, बातें शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि भई हम भारत में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या माहौल है? मैंने बोला माहौल बड़ा अच्छा है, सिर्फ 52 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं पे भाग गए। तो ये तो हालत है चाइनीज़ की, टेम्परेचर देखकर ही भाग गए हैं कि 52 में कौन जाएगा? तो बोल रहा है आपको साँस कैसे आता है? मैंने बोला आपने इस वहाँ पर साँस लेने जाना है या पैसे कमाने जाना है? पहले आप ये देख लीजिए। इफ यू गो टू इंडिया यू विल हैव टू टॉलरेट these थिंग्स और उसके बाद पैसे ही पैसे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं ये फॉरेन कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उन्हें भी दिखता है, हमें ना तो अमेरिका, ना यूरोप, ना अफ्रीका, ना हमें मिडल ईस्ट, हमें कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बचा सकता है, कोई मार्केट मिल सकती है, कोई परचेज़िंग पावर किसी के पास है, तो भारत के पास है। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अगर चाइनीज़ की जो कंपनीज़ हैं, उन्हें दिखता है, क्या चाइनीज़ की गवर्नमेंट को नहीं दिखता? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, जो ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, तो भी नीचे जाकर डाउन द लाइन लोगों ने बात करनी शुरू करी है। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे-जैसे पूरा वर्ल्ड ये जो एक सिंगल पोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे अमेरिका की दादागिरी थी, चाइना ने पूरा कॉपी करने की कोशिश करी क्योंकि कॉपी मास्टर तो है, दिमाग तो इनके पास है नहीं। तो इन्होंने कॉपी किया अमेरिका को, अब इन्हें पता लगा कि यार अमेरिका ने तो पिछले 15-20 साल इनको चूना लगाया, इनको गधों की तरह लगा के रखा। ओह! गधों से बात आया कि अब आपके गधे कुछ यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिसमें सिर्फ गधे ही दिए जाते हैं स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब कि आप कभी भी आएँगे तो आपको वहाँ पर गधे ही दिखेंगे आपके कंट्री के, जहाँ पर आप ही के कंट्री के गधे, आप ही के कंट्री के गधों को काट-काट कर बेच रहे हैं और स्पेशली लिखा है वहाँ पर, हलाल वर्ड लिखा था, वो कटवा दिया है क्योंकि यहाँ पर हलाल वर्ड अभी बैन है और ये जो डड्डू वाला पोज़ करते हैं दिन में 5 बार सड़कों पे, वो भी बैन हो गया है, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूँ। इन्हें भी यहाँ पर बंदे का पुत्र बनाया जा रहा है, जैसे कि भारत में अब हम
30 करोड़ जिहादियों को बनाने वाले हैं। तो अब ट्रेड के ऊपर आते हैं बात कि जो ट्रेड है, आपके साथ गधों का ट्रेड हो रहा है, हमारे साथ जो एक्चुअल ट्रेड है वो होगा। और यहाँ पर इवन गवर्नमेंट एंड लोकल कंपनीज दोनों ही दोनों को समझ आ गई है, अगर कोई बचाएगा, वो भारत बचाएगा। और क्योंकि जो हमारा ट्रेड है आज की डेट में चाइना के साथ, दैट इज़ नंबर 1। तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने एज़ फार एज़ बायलैटरल ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, और ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। और बढ़ने का एक ही तरीका है, नाउ दे हैव टू मेक इन भारत। भारत में मेक इन इंडिया भारत ब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन्हें इंडिया की मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सर इस रीजन में आप कोई अच्छा चेंज देख रहे हैं कि अगर भारत और चाइना मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब है लद्दाख और ये सारी जो डिस्प्यूट है वो उधर कुछ नहीं होगा और दोनों जो है वो पीसफुली काम कर सकेंगे, तो डेफिनेटली रीजन में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव तो देख रहे होंगे आप। देखिए, पहली बात ये है कि आपने पहले एक अखंड भारत की बात करी थी, तो अखंड भारत की तरफ हम चल पड़े हैं, वो तो होना ही है। तो जब जैसे-जैसे अखंड भारत बनता जाएगा, और ये बनना भी है। नाउ लोगों को लगता है अखंड भारत का मतलब है कि हमने अफ़गानिस्तान से लेके बर्मा तक सबको अपने साथ जोड़ लेना है। भई, मैं फेंकू वालों में से नहीं हूँ, ऐसी बातें मैं नहीं करता। वो फेंकू वाला जो टैग है वो किसी और के लिए है, वो प कॉपीराइट है उनका। तो अभी अब आते हैं एक्चुअल। एक्चुअल में क्या है, अखंड भारत का मतलब है जैसे हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि 120 कंट्रीज़ का दादा भारत बन गया, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट लीडिंग अ ग्रुप ऑफ 120 कंट्रीज़। अखंड भारत में भी ये सारी कंट्री, जैसे पहले आसियान होता था, जो मोदी जी का है नेबरर्स फर्स्ट। व्हाट इज़ नेबरर्स फर्स्ट? कि सारे नेबरिंग कंट्रीज़ मिलकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ और एक-दूसरे की तरक्की में हम हाथ बटाएँ। मतलब कि आप जहाँ पर अच्छे हैं, जैसे आप गधे ब प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो आप गधे जो हैं, वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हैं? अब हमें भी यहाँ पर अगर गधों को प्रोड्यूस करना हो या उनको सीधा करना हो, कैसे कर सकते हैं? वो हम आपसे सीख सकते हैं। आपको अगर किसी को इंसान बनाना है, इंसान कैसे बनाया जाए जानवरों से, वो आप हमसे सीख सकते हैं। वहाँ पे हम योगी जी को भेज देंगे आपके पास। तो इस तरह से हम एक-दूसरे से सीख कर कोई भी चेंजेज़ लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा। और यही बात है अखंड भारत की। अखंड भारत मीन्स जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ अभी भी हैं, लेकिन सारे यूनियन मिलकर एक-दूसरे के हेल्प करते हैं तरक्की लेके आने के लिए। दैट इज़ व्हाट अखंड भारत इज़। लेकिन पाकिस्तानियों को अब समझाए कौन? आप समझ सकती हैं कि जो जिहाद की फैक्ट्री है, मदरसा जहाँ पर पागलपन का रस पिलाया जाता है, वहाँ पर ऐसी ही बातें पढ़ाई जाती हैं। देखो जी, अखंड भारत की बात कर ली मोदी जी ने, अब इनके इरादे सामने आ गए। अब तो जिन्ना साहब ने जो कहा था बिल्कुल सही हुआ। हमने टू नेशन थ्योरी करके बहुत बड़ा एहसान किया। वहाँ पर आटा ₹30, हमारे यहाँ पर ₹300। इसीलिए हमारी जीडीपी 10 गुना सर भारत से बढ़ पैसा रही है। बहुत है ना हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए, लेकिन तभी सर तो फिर आपकी जो वही जीडीपी देखिए, आपकी जीडीपी हमारे से 10 गुना तो ऐसी ही हो गई। हमारे यहाँ ₹30 किलो, आपके ₹300 किलो, तो 10 गुना होगी लेकिन ना। लेकिन सर देखिए ना कि अगर चाइना और भारत जो है वो आपस में मिल बैठेंगे तो फिर डेफिनेटली चाइना हमारा बड़ा दोस्त है तो वो हमें भी फिर उस टेबल तक ले जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, वो देखो हम एक ना दूर की हमारे यहाँ सोचते पे हैं, एक हम दूर की सोचते हैं। मैं भी आपको दूर की बात बताता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम देखा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुना होगा आपने नाम ये वाला। तो ये जो मुंगेरी लाल के सपने आपने देखने शुरू कर दिए हैं, मुझे लगता है इमरान खान को सुबह-सुबह मिल कर आई है आप। लेकिन तभी आपने पहले तो राहुल गांधी की जो सूंघ कर कुछ आए थे बाहर, वो वाली वीडियो दिखाई आपने, और अभी भी बहकी-बहकी आप बात कर रही है मुंगेरी लाल वाली। ये कभी भी नहीं होगा। मोदी जी ने पहले बोल दिया है, जिस दिन आप इंसान दे पुत्र बन जाओगे, उस दिन हम टेबल पे बैठकर बात करने की सोचेंगे। देखिए बात कब करनी है, ये 29 के बाद होगी, उसके पहले नहीं होगी। और 29 में भी देखा जाएगा जैसे, क्योंकि वो लगता 29 है के कि जिस बाद तरह से क्यों? मोदी, हाँ, वो बताता हूँ मैं। क्योंकि 29 तक आपने रहना नहीं है, आपके 3-4 जो टुकड़े तो हो ही जाने हैं, और उसके बाद जो छोटा-सा कोई टुकड़ा रह जाएगा, वो कोई आराम से कोई बात करने की हमारे से कोशिश करेगा, तो देख लेंगे, क्योंकि उस वक़्त देखेंगे। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, 10 सालों में हमने देख लिया। 2024 में लगता ऐसा है कि मोदी जी थंपिंग विक्ट्री से, जो बार-बार हम बोलते हैं, कुछ लोग हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, पैसे मिल गए हैं, क्या मिल गए हैं, अभी भी बोलते हैं 230 आएँगे, 270 भी बड़ा मुश्किल है, आई डोंट नो व्हाई दे से इट। लेकिन मुझे लगता है कि 350 से कम नहीं आने वाले, बाकी देखेंगे 4 तारीख को। अभी कोई ज़्यादा दिन रहा नहीं है, हम कल है। लाइव शो करने वाले हैं, और उस दिन पारी का पारी और गधों का गधा उस दिन हो जाएगा।
अब मैं गधा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसी बातें करी है, जबकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी आफ्टर ऑल दोस्त हमारी। चीन के लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी शक्तिशाली देश उसके साथ नहीं आ रहे हैं, जबकि उसके पड़ोसी देश भारत को हर जगह पूछा जा रहा है। यही वजह है कि चीन भारत के साथ अब अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए हर उपाय कर रहा है। अब चीन ने अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को चीन के साथ रिश्तों पर ज्ञान दिया है। चीनी सरकार का मुख्य पत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखकर भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंधों पर जमकर गुणगान किया गया है। साथ ही इसमें मोदी सरकार के पिछले 1 दशक के कार्यकाल के दौरान चीन के सामने तनकर खड़े होने की तिलमिलाहट भी नजर आई है। इसमें कहा गया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिंदू राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के उभार ने चीन के साथ संबंधों को खराब किया है। लेख में भारतीय विद्वानों से चीन के प्रति मोदी सरकार की नीति की आलोचना करने की भी अपील की गई है। लेख में दोनों देश के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के तुरंत बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे, जो 1954 तक चरम पर पहुंच गए थे। हालांकि उसके बाद दोनों देश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में उतार चढ़ाव भी आया और पिछले कुछ वर्षों में यह गंभीर रूप से बाधित भी हुआ। इसमें कहा गया कि चीन और भारत के बीच संबंधों में यह खराब स्थिति भारत की घरेलू राजनीति में बदलाव, हिंदू राष्ट्रवाद के उदय और भारत के सामाजिक परिवेश में दक्षिणपंथी प्रवृत्ति की अधिकता के चलते आई। इसके अलावा इस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदेश में बदलाव का भी असर पड़ा है। चीनी अखबार ने भारत के विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने को लेकर भी अपनी तिलमिलाहट जाहिर की। चीनी प्रोपेगेंडा लेख में ये कहा गया कि सांस्कृतिक रूप से मोदी सरकार खुद को विश्वगुरु के रूप में देखती है, लेकिन इस तरह के आदान प्रदान दो तरफा होने चाहिए। भारतीय हमेशा यह क्यों सोचते हैं कि भारत शिक्षक है और चीन छात्र है। इसके साथ ही लेख में चीन की तारीफ करते हुए ये भी कहा गया कि दूसरी सभ्यताओं से सीखने में विनम्र और अच्छा है। इसमें भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हुए कहा गया कि यह वास्तविक ऐतिहासिक शोध और गंभीर अभिलेखों की परंपरा का अभाव है। इसमें आगे कहा गया कि चीन और भारत के बीच भविष्य के सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए चीनी पक्ष को केवल आदान प्रदान में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि चीन के बारे में भारत की धारणा को बदलने का लक्ष्य रखना चाहिए। चीनी विद्वानों को भारत के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने और भारत के विचारों और प्रथाओं की आलोचना और विरोध के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लेख में भारतीय विद्वानों से अपील की गई कि वो मोदी सरकार की सक्रिय और अदूरदर्शी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए।